आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। रियासत की 120 बल्दियात और 9 म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों में बल्दी इंतखाबात की मुहिम कल यानी 20 जनवरी की शाम 5 बजे ख़त्म हो जाएगी और 22 जनवरी को सुबह 7 बजे से मज़कूरा बल्दियात में पोलिंग होगी। पोलिंग के लिए सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। रियासत की तमाम सियासी जमातें अपने अपने उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए ज़ोर शोर के साथ इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ हैं। बरसर इख्तिदार जमात TRS की जानिब से रियासती वज़रा, अरकान मुखन्नना, अरकान पार्लियामेंट और मुख्तलिफ कॉरपोरेशनों के सदर नशीन व पार्टी के अहम कायदीन अपने अपने ज़िले के बल्दियात में पार्टी उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, जबकि TRS के कारगुजार सदर तारक रामा राव हैदराबाद से ही बल्दी इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम का जायज़ा ले रहे हैं। पार्टी की जानिब से ज़ायद तादाद में बागी उम्मीदवारों के मुकाबला करने के बावजूद पार्टी उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए मकामी कायदीन और वज़रा से मुसलसल रब्त पैदा करते हुए मुशावरत कर रहे हैं। इसके अलावा पार्टी की जानिब से तमाम अजला में मुबस्सरीन को भी मुकर्रर किया गया है, उनसे भी रब्त पैदा करते हुए इंतखाबी मुहिम का जायज़ा ले रहे हैं। मजलिस की जानिब से भी बल्दियात और कॉरपोरेशन में सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के अलावा पार्टी के अरकान मुखन्नना, सीनियर कायदीन, GHMC के मजलिसी कॉरपोरेटर्स भी काफ़ी शिद्दत के साथ मजलिसी उम्मीदवारों के हक़ में जलसे आम, पदयात्रा और कॉर्नर मीटिंग से खिताब कर रहे हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी ने एक हफ्ता कबल ही नारायणपेट बल्दिया से इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया था। उनकी इंतखाबी मुहिम मुसलसल जारी है। मजलिस की जानिब से बल्दियात और कॉरपोरेशनों में 276 उम्मीदवार मैदान में हैं। कांग्रेस और BJP भी इंतखाबी मुहिम में कोई कसर बाकी नहीं रख रही है। कांग्रेस की जानिब से उत्तम कुमार रेड्डी अपने हल्के इंतखाब नलगुंडा के अलावा चंद एक बल्दियात व कॉरपोरेशनों में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, जबकि कांग्रेस के दीगर कायदीन बशमुल भट्टी विक्रमार्का, जाना रेड्डी, मोहम्मद अली शब्बीर और दीगर अहम कायदीन भी अपने अपने हल्कों में मसरूफ़ हैं। BJP की जानिब से ममलिकती वज़ीर किशन रेड्डी, रियासती सदर डॉक्टर K लक्ष्मण और पार्टी के 3 अरकान पार्लियामेंट D अरविंद, निज़ामाबाद स्वयं बापूराव, आदिलाबाद और बंडी संजय करीम नगर में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ हैं। तेलुगु देशम, तेलंगाना जना समिति और बाएं बाजू जमातों के उम्मीदवार भी बाज़ बल्दियात में मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन इन जमातों की जानिब से कोई अहम कायदीन इंतखाबी मुहिम में देखे नहीं गए हैं। तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात की पोलिंग के दिन तातील देने का ऐलान किया गया है। जिन इलाकों में बल्दी और कॉरपोरेशन के इंतखाबात के लिए रायदही होने वाली है, उस दिन सरकारी और सरकारी शोबे के इदारों को तातील देने की हिदायत देते हुए इलेक्शन कमीशन की जानिब से ज़िला कलेक्टर्स को अहकाम जारी किए गए हैं। इसी तरह वोटों की गिनती के दिन यानी 25 जनवरी को भी जिन मराकज़ पर वोटों की गिनती होगी, वहाँ के दफातर को तातील दी जाएगी। TRS के कारगुजार सदर तारक रामा राव ने वेमुलावाड़ा और सिलसिला में इंतखाबी मुहिम चलाते हुए दावा किया कि मुल्क की आज़ादी के बाद अब तक कांग्रेस और BJP ने तेलंगाना को जो तरक्की दिलाई थी, उससे कहीं ज़्यादा TRS हुकूमत ने गुज़िश्ता 5 साल के दौरान दिलाई है। उन्होंने कहा कि रियासत को तमाम शोबों में आगे ले जाने और कई मामलात में तेलंगाना को सरे फहरिस्त रखने के एजाज़ में TRS को वोट देने की ज़रूरत है। सिर्फ TRS को ही अवाम से वोट मांगने का हक़ हासिल है, क्योंकि कांग्रेस और दीगर जमातों ने अपने इख्तिदार में कोई तरक्याती काम अंजाम नहीं दिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस और तेलुगु देशम के दौर में मुअम्मरीन को 200 रुपये वजीफ़ा दिया जाता था, लेकिन TRS इख्तिदार में आने के बाद वजीफ़े की रकम 2016 रुपये कर दी गई, जो हर माह उनके खाते में जमा की जा रही है। उन्होंने कहा कि रियासत भर में 40 लाख अफराद को माहाना वज़ाइफ दिए जा रहे हैं, जिनमें मुअम्मरीन, बेवाएँ, माजूरीन और दूसरे शामिल हैं। इसके अलावा शादी मुबारक, कल्याणा लक्ष्मी, रैतु बंधु, रैतु बीमा, KCR किट्स जैसी स्कीमात के ज़रिए गरीबों और किसानों को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। इस तरह की स्कीमात मुल्क की दीगर किसी भी रियासत में नहीं मिलती। गुर्दे के मरीजों को मुफ्त डायलिसिस की सहूलत फराहम की जा रही है। उनके लिए हर एरिया हॉस्पिटल में डायलिसिस सेंटर कायम किया गया। तारक रामा राव ने कहा कि बल्दी इंतखाबात में TRS की कामयाबी से मज़ीद तरक्याती और अवामी बहबूद के काम अंजाम दिए जाएंगे। PCC सदर व रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि मुल्क की कई रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स ने नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी NPR को अंजाम ना देने का ऐलान किया है, लेकिन अभी तक तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव NPR पर खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। नलगुंडा में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने रियासत के अक़लियती भाइयों और बहनों से अपील की कि वो मुजव्वज़ा बल्दी इंतखाबात में
टीआरएस को अपने वोटों के जरिए मुनासिब सबक सिखाएं, क्योंकि अब तक टीआरएस हुकूमत ने सीए और एनआरसी पर अपना मौक़िफ़ का ऐलान नहीं किया, जबकि केरला और पंजाब की हुकूमतों ने सीए के खिलाफ असम्बली में करारदाद मंजूर करते हुए मुतनाज़ा कानून पर अमल न करने का ऐलान किया है। चंद्रशेखर राव को असम्बली का खुसूसी इजलास तलब करते हुए सीए के खिलाफ करारदाद मंजूर करने का गुज़िश्ता कई दिनों से मुतालबा किया जा रहा है, लेकिन वो इस मामले में कोई फैसला नहीं लिए। पीसीसी सदर ने कहा कि चंद्रशेखर राव हुकूमत इब्तिदा से ही मरकज़ में बीजेपी की तायद करती आ रही है। केसीआर खुफिया तौर पर बीजेपी से साजबाज कर लिए हैं। गुज़िश्ता 6 साल से टीआरएस बीजेपी हुकूमत का साथ देती आ रही है। टीआरएस ने सदर और नायब सदारती इंतखाबात में नोटबंदी, जीएसटी, 3 तलाक बिल में बीजेपी की हिमायत की थी और नरेंद्र मोदी हुकूमत के खिलाफ पेश करदा तहरीक अदम एतमाद में खामोशी अख्तियार की थी। उन्होंने कहा कि अक़लियतों के अलावा टीआरएस हुकूमत ने मादिगा तबके को भी धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क तारक रामाराव मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हो गए हैं। बल्दियात और कॉरपोरेशन में उनके दौर में कोई तरक्की नहीं हुई, सिर्फ झूठे वादों के जरिए अखबारात में बड़े बड़े बयानात दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अखबारात को डरा धमका कर सफ़े अव्वल पर जगह ली जा रही है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा बल्दियात और कॉरपोरेशन पर कामयाबी हासिल करेगी और अपने वादों के मुताबिक इन बल्दियात में पानी, सड़क, साफ सफाई पर तवज्जो देगी। कांग्रेस ने इस सिलसिले में विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि पोलिंग के लिए सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। मेरी कांग्रेस के वर्कर से अपील है कि वो 2 दिन तक सख्त मेहनत करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के वोट डलवाने की कोशिश करें। हर वर्कर कम से कम 10 वोटों को डलवाए। मैं आपकी तरफ से आपकी एमपी राज्य के कांग्रेस प्रेसिडेंट होते हुए आप लोगों में पेपर में देखा होगा, मैं कम से कम 10-12 बार चीफ मिनिस्टर साहब को अपील किया, जैसे दूसरी स्टेट्स में हो रहा है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ असेंबली बुलाइए, असेंबली की स्पेशल सेशन बुलाइए और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ रेजोल्यूशन जैसी मोदी प्रभुत्व की पंपियमని చెప్పి మేము कांग्रेस पार्टी का 10 साल चीफ मिनिस्टर का अपील చేసినాం। अब देखे ना सब, बहुत बार हमने अपील किया, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब चुपचाप कुछ भी नहीं बोलते। आज तक मुंह नहीं खोले। आप म्युनिसिपल इलेक्शन में सबक सिखाना, एक मुसलमान की वोट भी टीआरएस पार्टी को नहीं देना। अभी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर भी दे दिया। बहुत से चीफ मिनिस्टर ने खुल के स्टेटमेंट दे दिया कि हमारे राज्य में ये नहीं इंप्लीमेंट करेंगे। अब केसीआर साहब, आप इस बारे में भी मुंह नहीं खोल रहे साहब, बिल्कुल एक लफ्ज भी नहीं बोले। आप याद रखना, मैं इतना बोल रहा हूं आपको। अब सोचिए, गुजरे हुए 6 साल में बीजेपी और नरेंद्र मोदी को और मजबूत होने के लिए केसीआर साहब किस तरह मदद किए। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बीजेपी की कैंडिडेट खड़े हुए तो टीआरएस पार्टी ने बीजेपी को वोट डाला। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू साहब खड़े हुए तो बीजेपी के कैंडिडेट के नाते टीआरएस ने बीजेपी को वोट डाला। राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन इलेक्शंस में टीआरएस ने बीजेपी को वोट डाला। डिमोनेटाइजेशन, नोट रद्द विषय बड़े बड़े चिल्लाते हुए केसीआर साहब ने मोदी साहब को और बीजेपी को मदद की। जीएसटी के बारे में केसीआर साहब ने नरेंद्र मोदी का मदद किया। ट्रिपल तलाक बिल में, पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन में, हर विषय में हर वक्त पे केसीआर ने टीआरएस वालों के साथ बीजेपी से मिल गए थे। अब 6 साल के बाद ऐसे बिल लाए उन्होंने, ये पूरी मुसलमानों के खिलाफ है। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि रियासत में कांग्रेस और बीजेपी लापता हो गई हैं। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि रियासत में कांग्रेस और बीजेपी लापता हो गई हैं। इन दोनों जमातों पर अवाम भरोसा करने के मौक़िफ़ में नहीं हैं। दीगर इंतखाबात की तरह बल्दी इंतखाबात के नताइज भी यकतरफा टीआरएस के हक़ में होंगे। उन्होंने आज मेदक ज़िले के तूपरान में रोड शो से खिताब करते हुए कहा कि अवामी मसाइल की यकसोई और बल्दियात की तरक्की के लिए टीआरएस की कामयाबी ज़रूरी है।
दीगर जमातों की कामयाबी से कोई तरक्याती काम नहीं होंगे। इन जमातों को वोट देना वोट ज़ाया करने के मुतरादिफ है। हरीश राव ने पार्टी के बाकी उम्मीदवारों को इंतबाह दिया कि वो कांग्रेस और बीजेपी पर भरोसा न करें, इनका कोई मकाम और अवामी मकबूलियत बाकी नहीं रही। उन्होंने कहा कि तूपुरान को रेवेन्यू डिवीजन में तब्दील किया गया। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की खुसूसी दिलचस्पी से तूपुरान में तेज़ी के साथ तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। 900 करोड़ की लागत से तूपुरान में इंडस्ट्री कायम की जाएगी। వాళ్ళు గెలిచేది లేదు, వాళ్ళని టీఆర్ఎస్ పార్టీలో తీసుకునేది అంతకంటే లేదు. అందువల్ల దయచేసి కారు గుర్తుకు ఓటేసి గెలిపించాలని కోరుతూ జై తెలంగాణ. तर्जुमान कांग्रेस डी श्रावण ने वजीर लेबर मल्ला रेड्डी पर बल्दी इंतखाबात में टीआरएस के उम्मीदवारों से टिकट के लिए करोड़ों रुपए वसूल करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए उनके खिलाफ बदनुमानियों का मुकदमा चलाने और उन्हें काबीना से बरतरफ करने का मुतालबा किया। गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए श्रावण ने कहा कि गुज़िश्ता चंद दिनों से सोशल मीडिया और दीगर गोशों में वजीर मल्ला रेड्डी और उनके दामाद राजशेखर रेड्डी के खिलाफ एक ऑडियो काफ़ी वायरल हुआ है, जिसमें मल्ला रेड्डी की जानिब से टीआरएस के टिकट के ख्वाहिशमंदों से लाखों रुपए वसूल करने का तस्करा किया गया और बाज़ ख्वाहिशमंदों ने मल्ला रेड्डी के खिलाफ टिकट के लिए रकम का मुतालबा करने का मीडिया में इल्ज़ाम आयद किया। इसके बावजूद मल्ला रेड्डी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। कांग्रेस तर्जुमान ने कहा कि टिकट फरोख्त करना आया बदनुमानी नहीं है, इस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो क्यों खामोश है। सियासी बदनुमानियों के इल्ज़ाम में एसीबी सुमोटो के तहत केस दर्ज कर सकती है। रियासत में छोटे छोटे मुलाजिमीन की जानिब से हज़ारों रुपये रिश्वत तलब करने पर उन्हें गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया जाता है, लेकिन मल्ला रेड्डी के मामले में हुकूमत और एसीबी खामोश हैं। श्रावण ने कहा कि टिकट फरोख्त करने वाले मल्ला रेड्डी को फौरी बरतरफ किया जाए और सारे मामले की जामे तहकीकात करवाई जाएं। उन्होंने कहा कि इस मामले पर पुलिस और इलेक्शन कमीशन को बाज़ाब्ता शिकायत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने बदनुमानियों के खिलाफ सख्तगीर मौक़िफ़ इख्तियार करने का ख़बल-अज़ीं ऐलान किया था। उन्होंने यहाँ तक के कहा था कि बदनुमानियों के मामले में अपने बेटे को भी नहीं बख्शेंगे। ऐसे में मल्ला रेड्डी के मामले पर क्यों खामोशी इख्तियार की जा रही है। श्रावण ने ज़िले वरंगल से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर पंचायत राज एरवली दयाकर राव के खिलाफ कार्रवाई करने का इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया, जिन्होंने राय दहिंदों को डराते हुए कहा था कि वो किसको वोट देने वाले हैं इसका उन्हें इल्म हो जाएगा। कांग्रेस के नौजवान लीडर व मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने आज तेलंगाना के संगारेड्डी में कांग्रेस के बल्दी उम्मीदवारों के हक में रोड शो किया। बताया गया है कि रोड शो से खिताब के दौरान माइक कट गया, जिस पर इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि संगारेड्डी पुलिस रोड शो में शरीक अफराद से इतनी खौफजदा है कि उन्होंने आवाज़ दबाने के लिए माइक बंद कर दिया, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि हम भी महारत रखते हैं, हमें अपनी सलाहियतें भी मालूम हैं। रुकन असेंबली कांग्रेस जग्गारेड्डी की दावत पर इमरान ने संगारेड्डी में पार्टी की इंतखाबी मुहिम चलाई थी, जिसमें सैकड़ों की तादाद में अवाम ने शिरकत की। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बदली मगर एहसान सबका है। लेकिन दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुए दो एहसान फरामोश लोग निकल आए हैं, जो हमसे आपसे कह रहे हैं कि लाओ कागज का टुकड़ा दो, तब हम मानेंगे कि तुम हिंदुस्तानी हो या नहीं हो। जो ये कह रहे हैं कि लाओ कागज का टुकड़ा, साबित करो कि तुम हिंदुस्तानी हो या नहीं हो, वो जग्गारेड्डी साहब से ये कह रहे हैं कि लाओ हिंदुस्तानी होने का सबूत दो। इमरान से कह रहे हैं कि हिंदुस्तानी होने का सबूत दो। पूरा हिंदुस्तान सड़कों पर निकल आया है। मुझे बड़ी उम्मीद थी कि जब हिंदुस्तान में जुल्म होगा तो तेलंगाना की हुकूमत जो है वो जालिमों के साथ खड़ी नजर नहीं आएगी। लेकिन मुझे अफसोस है, मैं पूरे अफसोस के साथ ये बात कह रहा हूं कि जब बिजनौर में बच्चों पे गोलियां चल रही थी, जब फिरोजाबाद में बच्चों पे गोलियां चल रही थी, 19 लाशें गिन करके आपके बीच आया हूं मैं। इसी प्रोटेस्ट के दौरान, इसी एहतजाज के दौरान उत्तर प्रदेश में 19 लाशें बिछी हैं, लेकिन 19 लाशों के घरों तक आंसू पहुंचने अगर कोई गया तो सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी गई। आपने देखा, आज सबने देखा कि कभी बिजनौर में जो 21 साल का सुलेमान जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, जो बड़ा बनता तो आगे जाकर के आईएएस बनता, आईपीएस बनता, उसे पुलिस ने सीधे सीने पे गोली मार के शहीद कर दिया। उस मां के पास कौन पहुंचा?
प्रियंका गांधी पहुंची, बिजनौर प्रियंका पहुंची। लखनऊ में आपने देखा कि किस तरह जब पुलिस ने रोका तो प्रियंका गांधी ने स्कूटी पर बैठ करके जो मजलूम थे उनके घरों तक जाने का काम किया। मेरे भाई, ये दौर बहुत बुरा है, हम बहुत बुरे दौर में जी रहे हैं, लेकिन ऐसे में चंद लोग हैं जो मोहब्बत और रोशनी का चिराग रोशन किए हुए हैं। उन्हें बचाना हमारी जिम्मेदारियां हैं, हमारा फर्ज है। मैं पिछली बार आया था, जो जज्बा मुझे यहाँ दिखा था, मैं संगा रेड्डी की यादें लेकर के वापस गया था। आज फिर उसी मोहब्बतों की बुनियाद पर वैसी ही मोहब्बत हासिल करने की उम्मीद लेकर के आपके बीच में खड़ा हूँ। और खड़ा इसलिए हूँ, पिछली 32 रातें ऐसी गुजरी हैं जब न मैं सही से सो पाया हूँ, न खाने का होश है, न पीने का होश है। हालत यह है कि बुखार, मुसलसल गला खराब है, लेकिन गली गली शहर दर शहर जाकर के लोगों को बेदार करते हुए हुकूमत की आंख से आंख मिला के कह रहा हूं कि तुम्हारे काले कानून को हम नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। मुसलसल जाकर के लोगों से ये बात कह रहा हूं, और वह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर नाना भाऊ फाल्गन राव पटोले को तेलंगाना कांग्रेस किसान सेल की जानिब से तहनीत पेश की गई। पटोले असेंबली इंतखाबात से कबल किसानों की खातिर ही बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क के माशी हालात इंतहाई अबतर हो चुके हैं, हुकूमत गलत आदाद शुमार पेश कर रही है, शरह पैदावार में बेहद गिरावट आ चुकी है, मरकजी हुकूमत जवाबदा नहीं है, अवाम की मुखालिफत के बावजूद कानून बनाए जा रहे हैं, जीएसटी और शहरियत तरमीमी कानून की अवाम खिलाफ है, इसके बावजूद कानून में कोई तब्दीली नहीं की गई, बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि अंबेडकर की सोच के मुताबिक तमाम तबक़ात की यकसान तरक्की का रास्ते पर चलना चाहिए। इस मौके पर कांग्रेस के साबिक़ पीसीसी सदर पुन्नला लक्ष्मैया, साबिक़ रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव, कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी संपत कुमार, किसान सेल के नायब सदर कोडंडा रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना बीजेपी ने बल्दी इंतखाबात के लिए मंशूर जारी कर दिया है। रुकने काउंसिल बी रामचंद्र राव ने मंशूर जारी करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि बुनियादी सतह पर मसाइल पर मंशूर जारी किया गया है। रियासत के म्यूनसिपालिटीज़ और कॉरपोरेशंस के लिए मंशूर जारी किया जा रहा है। बल्दी टैक्स में कमी की जाएगी, सफाई, पीने का पानी, सेहत पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी, पार्क्स और झील की अराजी के कब्जे को बर्दाश्त किया जाएगा, बल्दियात से होने वाली आमदनी को उसी पर खर्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी का मकसद बेहतर हुक्मरानी देना है, साफ और शफाफ और जवाबदार म्यूनसिपैलिटीज़ बनाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी जहां कामयाब होगी ये मंशूर वहां पर अमल किया जाएगा। 22 तारीख को जो तेलंगाना में नगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं, इस चुनाव के संबंध में आज भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश शाखा सारे म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए और म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के लिए अपना एक घोषणा पत्र का आज हमने रिलीज़ किया है। इस घोषणा पत्र में जो हमारे नगर पालिकाएँ हैं, जो नगर परिषद हैं, इनमें किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपना प्रशासन करेगी, शासन करेगी और क्या क्या करने वाली हैं लोगों के लिए, इसके संबंध में हम इस घोषणा पत्र को आज जनता को आपके द्वारा हम रिलीज़ कर रहे हैं। खासकर इसमें जो घरों का कर है, टैक्स वसूली है, जो ये कर वसूली में सरलता रहना चाहिए, सिंप्लीफाइंग द टैक्स हाउस टैक्स सिस्टम्स, और इसमें साइंटिफिक मेथड होना चाहिए। इसमें शास्त्रीय पद्धति से घरों का जो टैक्सेस जो निर्णय होता है, इसका हम इस मैनिफेस्टो में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की चेयरमैन या मेयर जीतेंगे, उन म्यूनसिपैलिटीज़ में हम टैक्स सिस्टम को, कर वसूली को हम सरलतापूर्ण करेंगे। दूसरी बात रही स्वच्छ भारत का, जो वैसे जो यहाँ पर अमल हो रहा है, स्वच्छ भारत में भी पूरी तरह से हम अमल करेंगे और जो गार्बेज कलेक्शन है, वेस्ट मैनेजमेंट है, उस पर हम ज़्यादा दबाव डालकर लोगों को हम एक अच्छी तरह से एक अच्छी वातावरण उन म्यूनसिपैलिटीज़ में हम देने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात रही सीनियर सिटीजन्स की बात, उनके लिए अलग पार्कों का निर्माण होना, उनके लिए अलग सुविधाओं का
वहाँ पर हमारे चेयरमैन जहाँ जीतेंगे उनके लिए तरह तरह की सुविधाओं को हम उनको उपलब्ध करेंगे। और वैसे साथ साथ कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में, कई घोषणा पत्र में, कई तेलंगाना कानून साज असेंबली का बजट इजलास फरवरी के अवाखिर में शुरू होगा और 28 फरवरी तक असेंबली में बजट भी पेश कर दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने बजट की तैयारी के लिए मुख्तलिफ महकमों से तजावीज़ तलब की हैं और इन तमाम महकमों में अपनी अपनी तजावीज़ महकमा फाइनेंस को रवाना कर दी हैं। महकमा फाइनेंस के आला अहदेदार बजट की तैयारी में मसरूफ़ हैं। समझा जाता है कि फरवरी के दूसरे हफ्ते तक बजट को खतियत दे दी जाएगी। गुज़िश्ता साल के बजट का जायज़ा लेते हुए नए बजट माली साल 2020-21 का बजट तैयार किया जाएगा। बताया गया है कि 1 फरवरी को पार्लियामेंट में बजट पेश किया जाने वाला है। मरकजी बजट में रियासत को मिलने वाले हिस्से और मुख्तलिफ टैक्सेस की रकम और दीगर फंड्स का जायज़ा लेने के बाद रियासती बजट को तैयार किया जाएगा। जारिया माली साल हुकूमत ने 1,82,000 करोड़ का अबूरी बजट पेश किया था, लेकिन माशी मंदी और मुख्तलिफ ज़राए से होने वाली आमदनी में अचानक कमी के बाद हुकूमत ने अपने मुकम्मल बजट में 20% कमी लाई थी। इस तरह जारिया माली साल का मजमूई बजट 1,45,492 करोड़ रुपए का पेश किया गया। तेलंगाना में ताहाल तकरीबन 150 अफराद स्वाइन फ्लू से मुस्बित पाए गए। माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि आने वाले दिनों में इस तादाद में इजाफा मुमकिन है। डॉक्टर शंकर, जो डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन हैं, उन्होंने बताया कि ताहाल हमने स्वाइन फ्लू के सिलसिले में तकरीबन 370 अफराद का मायना किया। उनमें से 150 अफराद मुस्बित पाए गए, यानी स्वाइन फ्लू पॉजिटिव पाए गए। डेंगू के सीज़न के अख्ताम के बाद हर साल सितंबर के महीने में स्वाइन फ्लू के सीज़न का आगाज़ होता है और यह सीज़न फरवरी तक जारी रहता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने स्वाइन फ्लू के मामलात पर काबू पाने के लिए पहले ही रियासत भर में मेडिकल स्टाफ को तैनात कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमें तवक्को है कि जारिया सीज़न के दौरान स्वाइन फ्लू के तकरीबन 200 मुस्बित मामले सामने आ सकते हैं। आवाम को चाहिए कि वो इस मर्ज से तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इक़दाम करें। स्वाइन फ्लू बेशतर स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस में से एक है। ये वबाई मर्ज़ है और इंसान से इंसान के अलावा हवा से ये फैलता है। इसके नतीजे में खांसी, छींके, आलूदा चीज़ों को छूने से ये मर्ज़ लाहक होता है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने माओ नवाज़ों के साथ मुबैना ताल्लुकात के इल्ज़ाम पर गिरफ्तार उस्मानिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कासिम को अदालती तहवील में दे दिया। उन्होंने उन्हें संगारेड्डी की जेल से चरलापल्ली जेल मुंतकिल कर दिया। हफ्ते को गैर कानूनी सरगर्मियों के इंसदाद के कानून के तहत 2016 में दर्ज करदा मुकदमे के सिलसिले में हफ्ते को सिद्दीपेट कमिश्नरेट की मुल्क पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उनकी गिरफ्तारी के सिलसिले में तमाम तफसीलात के साथ जवाबी हलफनामा दाखिल करने हुकूमत को हाईकोर्ट ने हिदायत दी और इस मामले की आइंदा समाअत 24 जनवरी तक मुलतवी कर दी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस RS चौहान की क़यामगाह पर इतवार की सुबह कासिम को सख्त सिक्योरिटी के दरमियान पुलिस ने पेश किया। बाद अज़ां इस मामले की समाअत चीफ जस्टिस के मकान पर ही हुई। दरख्वास्त गुजार की तरफ से सीनियर वकील रघुनाथ ने दलाइल पेश किए। इस मामले की समाअत के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रोफेसर कासिम की गिरफ्तारी पर हबसे बेजा की दरख्वास्त दाखिल की गई थी। अदालत की हिदायत के मुताबिक चीफ जस्टिस के रूबरू उन्हें पेश किया गया। उन्होंने कहा कि अदालत ने पुलिस से सवाल किया कि इस मामले की तहकीकात क्यों नहीं की गई जो 2016 में दर्ज किया गया था। माओ नवाज़ों के हमदर्दों के नाम पर गैर मजाज गिरफ्तारियों के सिलसिले में हाईकोर्ट की तवज्जो मबजूल करवाई गई। పౌర హక్కుల సంఘం అధ్యక్షుడు ప్రొఫెసర్ గడ్డం లక్ష్మణ్, మీకు తెలిసిందే నిన్న రిట్ ఆఫ్ హిడియస్ కార్పస్ హౌస్ మోషన్ ద్వారా మూవ్ చేయడం జరిగింది. హౌస్ మోషన్లోని సాయంత్రం నిన్న 5 గంటలకి చీఫ్ జస్టిస్ చౌహాన్ గారితో పాటు అభిషేక్ రెడ్డి గారు నిన్న విన్నటువంటి వాదనల ద్వారా ఈ డైరెక్టెడ్ ది పోలీస్ స్టేట్ టు ప్రొడ్యూస్ ది Professor Kasim before him today 10:30 AM. ఆ నేపథ్యంలో today Professor Kasim was produced before the Chief Justice తన ఛాంబర్లో, and when he was produced, Advocate General తో పాటు స్టేట్ రిప్రజెంట్ చేసేటటువంటి కౌన్సిల్స్ తో పాటు we are all the councils for the Professor Kasim also we are there. Then Chief Justice garu he wanted to hear in detail what has happened, ఏం జరిగింది,
18వ తారీఖు రోజు పొద్దున్న నుంచి ఏం జరిగింది అనేటటువంటిది తన నేపథ్యము తన బ్యాక్గ్రౌండ్। तेलंगाना हुकूमत ने पहली बार यौम जमहूरिया तकरीब बाग़-ए-आम में मनाने का फैसला किया है। इस सिलसिले में रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने बाग़-ए-आम पहुंचकर इंतजामात का पुलिस और दीगर आला ओहदेदारों के साथ जायजा लिया। हर साल ये तकरीब परेड ग्राउंड पर मनाई जाती थी। इस बार हुकूमत ने ट्रैफिक और दीगर वजूहात की वजह से तकरीब का मकाम तब्दील कर दिया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर गर्मी की शिद्दत की वजह से परेड ग्राउंड के बजाय पब्लिक गार्डन्स में तकरीब मुनक़िद की गई थी। ऐसा लगता है कि पब्लिक गार्डन्स को ही मुस्तकिल कर दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश रियासत के लिए आइंदा 3 दिन इम्कान है कि काफ़ी अहम होंगे, क्योंकि दारुल हुकूमत के करने का बिल कल से शुरू होने वाले असेंबली के खुसूसी सेशन में पेश किया जाएगा। ऐसा महसूस होता है कि वाई एस जगन मोहन रेड्डी की ज़ेर क़यादत हुकूमत दारुल हुकूमत के शहर को अमरावती से विशाखापट्टनम मुंतकिल करने के लिए तैयार है। दारुल हुकूमत के शहर को गैर मरकूज़ करने का बिल मुबाहिस के लिए असेंबली के खुसूसी सेशन के तीसरे दिन मुतारिफ किया जाएगा। जगन मोहन रेड्डी की ज़ेर क़यादत हुकूमत ने GN राव कमेटी और बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप BCG कमेटी की तश्कील अमल में लाई है, ताकि दारुल हुकूमत के शहर को गैर मरकूज़ करने का तज्ज़िया करते हुए हुकूमत को तजवीज़ पेश की जा सके। इन दोनों कमेटियों ने हुकूमत को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। हुकूमत ने आला अख्तियारी कमेटी तश्कील दी है, जो वुज़रा और सीनियर ओहदेदारों पर मुश्तमिल है, ताकि इन दोनों कमेटियों की सिफारिशात का तज्ज़िया करते हुए हुकूमत को इस मसले पर रिपोर्ट पेश की जाए। आला इख्तियारी कमेटी ने भी चीफ मिनिस्टर को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। जगन मोहन रेड्डी ने वजीर फाइनेंस राजेंद्र नाथ रेड्डी और चीफ विप जी श्रीकांत रेड्डी से दारुल हुकूमत के शहर को गैर मरकूज़ करने के बिल के सिलसिले में तबादला ख्याल किया। उन्होंने असेंबली में बिल की पेशकशी के सिलसिले में बातचीत की। रियासती काबीना का इजलास जगन मोहन रेड्डी की ज़ेर सदारत पीर को 9 बजे सुबह मुनक़िद होगा। रियासत भर में इतवार के दिन 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों में पोलियो खुराक पिलाई गई। रियासती काबीना के वुज़रा ने मुख्तलिफ अजला में बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई। शहर हैदराबाद में 85 अर्बन हेल्थ सेंटर हुदूद में 2800 पोलियो खुराक के मराकज़ कायम किए गए। इतवार की सुबह 7 बजे ता शाम 5 बजे तक खुराक पिलाई गई। इसके अलावा स्लम इलाके, कम्युनिटी हॉल, आंगनवाड़ी मराकज़ पर भी खुराक पिलाने के लिए मराकज़ कायम किए गए हैं। महकमे सेहत ने बताया कि पीर के दिन घर घर जाकर जो बच्चों को खुराक नहीं पिलाई गई उनको भी खुराक पिलाई जाएगी। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और दीगर अहम मकामात पर मराकज़ कायम किए गए हैं। रियासत तेलंगाना के ज़िले विकाराबाद में 10 साल की बच्ची के रेप का शर्मनाक वाक़या पेश आया। पर की BC बस्ती से ताल्लुक़ रखने वाले 24 साल नौजवान साई ने 10 साल लड़की को बहला फुसलाकर गांव के बाहर ले जाकर उसका रेप कर दिया, जिसकी वजह से लड़की की तबीयत बिगड़ गई। उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। मकामी लोगों ने मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। कर्नाटक की मैसूर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में पहली मरतबा एक मुस्लिम खातून मेयर के ओहदे पर फायज हुई हैं। जनता दल सेक्युलर की जानिब से मैसूर की मीना बाज़ार कॉरपोरेटर तस्लीम बानो को हफ्ते के रोज़ मैसूर का मेयर मुंतखब किया गया, जिससे वो शहर की मेयर बनने वाली पहली मुस्लिम खातून बन गई हैं। तस्लीम, जो चमाराजा असेंबली हलके के तहत बल्दी वार्ड नंबर 2 की नुमाइंदगी करती हैं, उन्होंने अपने करीबी हरीफ बीजेपी की गीता योगन के खिलाफ 47 वोट हासिल किए थे, जो मेयर के इंतखाबी मैदान में थे। किसी भी कॉरपोरेटर ने उनके खिलाफ वोट नहीं दिया, जिससे ये मुत्तफ़िका इंतखाब हुआ। तस्लीम बानो मैसूर की 22वीं मेयर है और मुस्लिम कॉरपोरेटर्स में वो पहली खातून है जिसने मेयर के दफ्तर में जगह बनाई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरबराह मोहन भागवत ने इतवार को वाजे किया है कि RSS आइन के दायरे से बाहर ताकत का मरकज़ नहीं बनना चाहता, जैसा कि बहुत से लोग इल्ज़ाम आयद करते हैं। उन्होंने रोहेलखंड यूनिवर्सिटी में हिंदुस्तान का मुस्तक़बिल के उन्वान से मुनक़िद सेमिनार में आइन की तस्वीर का खाका खींचा और कहा कि मुल्क आइन से चलता है और RSS आइन से अलहदा कोई ताकत का मरकज़ नहीं है। उन्होंने हिंदुत्व का मतलब भी बताया। उन्होंने कहा कि जब RSS के कारकुनान कहते हैं कि ये मुल्क हिंदुओं का है और 130 करोड़ अफराद हिंदू हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी के मज़हब, ज़बान या ज़ात को बदलना चाहते हैं। हमें आइन के दायरे से बाहर कई ताकत के मराकज़ नहीं चाहिए, क्योंकि हम इस पर यकीन करते हैं। हमें अपने तनों के बावजूद एक साथ रहना होगा। इसे ही हम हिंदुत्व कहते हैं।
भगवत ने कहा कि आईन कहता है कि हमें जज्बाती इत्तेहाद की कोशिश करनी चाहिए। जज्बा क्या है? वो जज्बा है ये मुल्क हमारा है, हम अपने अजीम आबा व अजदाद की औलाद हैं। हिंदुस्तान का हर शहरी हिंदू है, ख्वाह वो किसी भी मज़हब, ज़बान या ज़ात का हो। उन्होंने कहा कि आइन के मुताबिक हमें जज्बाती इत्तेहाद लाने या इत्तेहाद की कोशिश करना चाहिए। जज्बा ये है कि ये मुल्क हमारा है, मुल्क के अवाम की फलाह व बहबूद और तरक्की के बारे में सोचना है। टीम इंडिया ने इतवार के रोज बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी वनडे 7 विकेट से जीत लिया। 3 वनडे मैचों की सीरीज हिंदुस्तान ने 2-1 से अपने नाम कर ली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसकी 6ठी सीरीज जीत है। इंडिया ने पिछले साल मिली हार का बदला भी ले लिया। तब ऑस्ट्रेलिया टीम ने इंडिया में 5 वनडे की सीरीज 3-2 से जीती थी। बेंगलुरु वनडे में रोहित शर्मा ने शतक लगाया। कोहली ने 91 रन की पारी खेली। उन्होंने कप्तान के तौर पर सबसे तेज 5000 रन पूरे किए। वहीं रोहित ने वनडे में अपने 9000 रन पूरे कर लिए। मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट पर 286 रन बनाए। उसके लिए स्टीव स्मिथ ने 131 और मानस लबुशाने ने 54 रन की पारी खेली। टीम इंडिया ने 47 ओवर 3 बॉलों में 3 विकेट पर 289 रन बना लिए। रोहित शर्मा ने 119, विराट कोहली ने 89 और श्रेयस अय्यर ने 44 रन की पारी खेली। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।